चलिए, स्वागत है। ध्यान रखना है, हमारे बीच आज हमारे रिसोर्स पर्सन बड़े अनुभवी आर के चंद्रा जी, रघुनाथ कृष्ण चंद्रा जी हैं, जो हमारे बड़े अनुभवी हैं। और ऑलरेडी हम लोग 6 मिनट भी हो चुका है, तो हम देर नहीं करते हुए सर से अनुरोध है कि सर आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, आप वीडियो अनम्यूट कीजिए। और आपका स्वागत है। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे करेंगे बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी के श्री कमल कुमार चौबे जी, और उपाध्यक्षता करेंगे श्री नरेश चौधरी जी। और माइक सर खोला जाए, मैं आपको देख पा रहा हूँ। आर के चंद्रा सर, जी माइक को। नमस्कार। हाँ जी। माइक खुली है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक। उनको हाईलाइट कर दिया जाए, सर को। आज के इस कार्यक्रम में अपनी पहली उपस्थिति के साथ और सभी भाग लेने वाले सहभागियों का, और खास करके श्री शिवाजी कुमार जी का, जिन्होंने ये पहल की है और मुझे इसमें आमंत्रित किया है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और इस अच्छे उद्देश्य के लिए और अच्छे कार्य के लिए मेरी सहभागिता और मेरा जो भी छोटा सा ज्ञान है इसमें, मैंने जो अपने लंबे कैरियर में जो कुछ भी सीखा है उसको मैं हस्तांतरित करने में बहुत सुखद अनुभूति होगी मेरी, और इससे लोगों को फायदा हो। मैं विषय की महत्ता को समझते हुए एमएसएमई, जो जिसको माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस करते हैं, इसकी शुरुआत हुई काफी सालों पहले, और एक लंबे सफर के साथ ये आगे बढ़ता रहा। और आज जबकि छोटे से राशि से इसकी शुरुआत होती थी, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस की जो सूक्ष्मता है, और इतना न्यून राशि से इसकी शुरुआत लोग करते थे और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते थे। और आज पूरे अपने हुनर, अपने कौशल या अपने ज्ञान और अपने पास आसपास के रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने पैरों पर खड़ा होने का, अपने उद्यमिता को बढ़ाने का, अपने सृजनशीलता को बढ़ाने का, अपने अनुभवों से और समाज के साथ जुड़े रहने के साथ जिन चीजों की कमी कहीं दिखने को मिलती है, उस गैप को पूरा करने के लिए हमारे समाज के सब वर्गों के लोगों ने, हर उम्र के लोगों ने अच्छी भागीदारी की है। और मैं इसमें विशेष तरह से हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो मध्य आयु के हैं, उन सब के भीतर जो मैंने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, कुछ कर गुजरने की एक जो भावना रही है, उसको वो आगे ला रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इसमें अपना छोटा सा ज्ञान का योगदान कर सकूंगा, और मैं इसमें हर्षोन्वित महसूस करूंगा कि वो अपने अपने जो भी जिस काम में लगे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें उत्तरोत्तर विकास करें। और सरकार इन सब में, आज मेरी बात हो रही थी कि दिव्यांग हमारे समाज के, हमारे ही बीच के लोग हैं। दिव्यांग कहने का मतलब यही होता है कि भगवान के कुछ ऐसे उनके पूर्व जन्म के रहे, या आगे अभी माता पिता के साथ जन्म जुड़ने से उनके शरीर में कहीं कुछ, किसी को बोलने की क्षमता कमी है, किसी को सुनने की क्षमता कमी है, किसी को हाथ पैर हिलाने डुलाने की क्षमता कमी है, किसी की बौद्धिक क्षमता भी कम है, और कई कई तो बहुत ही उन्नत लोग हैं। हमारे देश की गौरव, हमारे जम्मू कश्मीर की लड़की, जिसने कि आर्चरी में विश्व का एक बहुत बेमिसाल, जिसके कि दोनों पैर नहीं हैं, और वो सिर्फ अपने दिव्यांग से ग्रसित अपने पैरों को, जो सिकुड़े हुए पैर हैं उनसे तीर की और धनुष की प्रत्यंचा को संभाल करके, और इतनी खूबी से उसने अपना विश्व में रिकॉर्ड स्थापित किया। तो ऐसे
सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। मतलब कहने का यही है कि अगर हमारे अंदर कोई जज्बा है, कोई उमंग है और कोई दृढ़ विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं, आदमी हारता है वहीं जबकि वह ये सोचता है कि अब मैं नहीं कर सकता। और ये कर गुजरने की जो इच्छा है, वैसा नहीं है कि वो दिव्यांग में कम है या जो शरीर से संपुष्ट हैं उनमें ज्यादा है। ये एक मानसिक स्थिति है और शारीरिक अक्षमता को भी पार करके और उन चुनौतियों का सामना करना अपने जीवन में, अपने जीवन से दूसरों के जीवन में भी खुशहाली लाना के उदाहरण बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो मैं इसी से अब विषय वस्तु की ओर बढ़ना चाहूंगा। सर आपका 1 मिनट समय लेंगे। हमारे एक गेस्ट को मैंने आज बुलाया एक अनाउंसमेंट करने के लिए, और एक जो वीडियो है जी दिखाएंगे, फिर तो लोगों को विजुअलाइज हो जाएंगे। जी और हमारे कुछ लोग, टोटल हमारे 493-94% लोग हैं जो इस प्रोग्राम को ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जो सभी जुड़ के रहे हैं। हाँ सभी। और इसका लाइव भी हो रहा है, बाकी लोग जुड़ रहे हैं, और ये सभी लोग दिव्यांग हैं, पूरे बिहार के हैं। वाह, तो बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। मैं एक वो वीडियो जो है, निक्की जी वीडियो दिखा पाएंगी आप? यस सर। वीडियो दिखाइए। और हम इसके बाद हम, हमारे बीच अभिषेक त्रिपाठी जी जुड़े हैं सीआरसी पटना से, उनका भी हम एक अनाउंसमेंट लेंगे। पहले ये वीडियो देखते हैं। जी चलिए सीधे आज के इस विषय पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समर्पण ए टू जेड फोरम के 14 दिनों वाले शानदार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के 5वें दिन की चर्चा करने वाले हैं। 5 अगस्त 2006 का यह विशेष सत्र पूरी तरह से दिव्यांगजनों के लिए एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अवसरों पर केंद्रित था। इसे तैयार किया है कौशल विकास कार्यक्रमों के विशेषज्ञ और रिटायर्ड एसबीआई अधिकारी श्री आर.के. चंद्रा जी ने। सच कहूं तो ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि बिजनेस के जरिए आत्मनिर्भर बनने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। इसका असली मकसद है दिव्यांगजनों को व्यापार के क्षेत्र में इतना सशक्त बनाना कि वो सिर्फ बिजनेस ही न चलाएं, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी बने। इस पूरे प्रोग्राम का थीम या कहें मूल मंत्र बहुत ही प्रेरणादायक है। सीखें, कमाएं, नेतृत्व करें और सेवा करें। देखिए, ये कोई साधारण नारा नहीं है, ये एक एंटरप्रेन्योर की पूरी जीवन यात्रा है। बात शुरू होती है नई चीजें सीखने से, फिर उस ज्ञान का इस्तेमाल करके पैसे कमाना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। लेकिन सफल यहीं खत्म नहीं होता। जब आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करना और अंत में अपने समाज की सेवा करना ही इस पूरी पहल का सबसे खूबसूरत लक्ष्य है। तो आइए देखते हैं कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम दिव्यांगजनों के लिए एमएसएमई को समझेंगे। उसके बाद सुलभ व्यावसायिक विचारों की खोज करेंगे। फिर सरकारी योजनाएं और वित्त पोषण पर बात होगी। इसके बाद सफलतापूर्वक शुरुआत करने के चरण देखेंगे। फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग और अंत में ग्राहकों को जीतना और बनाए रखना। चलिए रोड मैप के पहले भाग से शुरू करते हैं, दिव्यांगजनों के लिए एमएसएमई को समझना। हम अक्सर एमएसएमई शब्द सुनते हैं, जिसका मतलब है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। इसे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये जमीनी स्तर पर रोजगार पैदा करता है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बारे में नहीं है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं जो स्रोत सामग्री में दिया गया है। मान लीजिए कोई मात्र 50,000 रुपए लगाकर एक छोटी सी मोमबत्ती बनाने की यूनिट शुरू करता है। समय के साथ वो यूनिट 5 से 10 लोगों को रोजगार देने के काबिल हो सकती है। यही एमएसएमई की असली ताकत है। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अब हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि दिव्यांगजनों को खास तौर पर एमएसएमई के क्षेत्र में क्यों आना चाहिए। इसके फायदे वाकई बहुत शानदार हैं। सबसे बड़ा फायदा है आत्मनिर्भरता और वित्तीय स्वतंत्रता, यानी पैसों के मामले में आज़ादी। जब कोई अपना खुद का बिजनेस चलाता है ना, तो समाज में उसके प्रति सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। इसके साथ ही सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सुविधा भी मिलती है, जिससे कई शारीरिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, सुलभ व्यावसायिक विचारों की खोज। यहां विकल्पों की कोई कमी नहीं है। डिजिटल सेवा केंद्र से लेकर मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई और यहां तक कि पर्यावरण के अनुकूल पेपर बैग बनाने जैसे ढेरों बिजनेस आइडियाज मौजूद हैं।
खाद्य प्रसंस्करण और मिथिला पेंटिंग जैसे हस्तशिल्प भी कमाल के विकल्प हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वो है तकनीक का इस्तेमाल। उदाहरण के तौर पर व्हील चेयर का उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति सिर्फ एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से घर बैठे ही एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत ही शानदार तरीके से चला सकता है ना कमाल की बात। सही आइडिया हो तो कोई भी रुकावट बड़ी नहीं लगती। अब आते हैं तीसरे भाग पर, सरकारी योजनाएं और वित्त पोषण। बिजनेस शुरू करने का विचार तो आ गया, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? अच्छी खबर यह है कि आपको अकेले संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार कई बेहतरीन योजनाएं चलाती है, जैसे पीएमईजीपी नई इकाइयों के लिए मदद करती है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तो बात ही अलग है। इसमें आपको बिना किसी गारंटी के लोन मिल सकता है। इसके अलावा एनएचएफडीसी यानी नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो दिव्यांगजनों को बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन देता है। मान लीजिए अगर कोई उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर करके मुद्रा लोन लेता है तो वो बहुत ही आसानी से अपनी खुद की स्टेशनरी की दुकान खोल सकता है। उद्यम पोर्टल इन सभी फायदों तक पहुंचने का मेन गेट है। लेकिन रुकिए, लोन मिलना ही सब कुछ नहीं होता। पैसों के मामले में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। लोन हमेशा उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी चुकाने की क्षमता हो। बैंक भी लोन देने से पहले बिजनेस प्लान और भविष्य में होने वाली कमाई का बहुत बारीकी से मूल्यांकन करता है, और अगर लोन समय पर चुकाया जाए तो बाजार में भरोसा बढ़ता है, जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत काम आता है। चलिए अब देखते हैं भाग 4, सफलतापूर्वक शुरुआत करने के चरण। किसी भी बिजनेस को जमीन पर उतारने के लिए 6 बहुत ही स्पष्ट कदम होते हैं। सबसे पहले एक अच्छा आइडिया चुनें, फिर बाजार का सर्वे करें कि लोगों को क्या चाहिए। इसके बाद एक पक्का बिजनेस प्लान बनाएं, उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, पैसों का इंतजाम करें और अंत में अपना काम शुरू कर दें। इसे ऐसे समझिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाली एक महिला ने ट्रेनिंग पूरी की, मुद्रा लोन लिया और इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी खुद की मसालों की फैक्ट्री कामयाबी से शुरू की। अगर इस तरह स्टेप बाय स्टेप चला जाए तो सफलता के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। इन सभी स्टेप्स में सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है आपका बिजनेस प्लान। देखिए, ये बिल्कुल एक नक्शे की तरह काम करता है। इसमें सिर्फ ये नहीं सोचना होता कि क्या बेचना है, बल्कि ये भी तय करना होता है कि हम किसे बेचेंगे, कितना खर्चा आएगा और मुनाफा कितना होगा। जैसे एक समझदार बेकरी चलाने वाला दुकान खोलने से पहले ही अपने खर्चे और कमाई का हिसाब लगा लेता है। बिना प्लान के बिजनेस शुरू करना, मानकर चलिए, बिना नक्शे के किसी अनजान सफर पर निकलने जैसा है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, विकास के लिए डिजिटल मार्केटिंग। आज के डिजिटल दौर में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। एक छोटा सा लोकल बिजनेस बिना लाखों रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए दुनिया भर के ग्राहकों तक कैसे पहुंच सकता है? आखिर ये मुमकिन कैसे है? जवाब हमारे और आपके स्मार्टफोन्स में मौजूद है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। आप ग्राहकों से बात करने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस का यूज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रमोट कर सकते हैं, और हाँ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर रजिस्टर करने से लोकल कस्टमर्स आपको आसानी से खोज सकते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि एक हस्तशिल्प बनाने वाला उद्यमी सिर्फ ऑनलाइन प्रमोट करके दूसरे राज्यों से भी ऑर्डर्स ले सकता है। सच में अब बिजनेस के लिए कोई सीमाएं नहीं बची है। और अब आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग 6, ग्राहकों को जीतना और बनाए रखना। कोई बिजनेस कितना लंबा चलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहकों के साथ उसका रिश्ता कैसा है। अगर आप ग्राहकों की बात ध्यान से सुनते हैं, उनसे विनम्रता से पेश आते हैं और कीमतों में पारदर्शिता रखते हैं, तो आप एक बहुत मजबूत रिश्ता बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे कस्टमर्स के फीडबैक को इग्नोर करना या उनसे दोबारा संपर्क न करना, और सबसे बड़ी गलती, असफल होने के डर को खुद पर हावी होने देना। ये डर किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक सकता है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, एक संतुष्ट ग्राहक आपका सबसे अच्छा और मैं कहूंगा बिल्कुल मुफ्त ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। जब एक ग्राहक खुश होता है तो वो 10 और लोगों को आपके बिजनेस के बारे में बताता है। हम सबने ऐसा महसूस किया होगा कि हम किसी दुकान पर बार बार सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां के मालिक का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। किसी भी महंगे विज्ञापन से ज्यादा ताकत एक मुस्कुराते हुए और खुश कस्टमर में होती है ना? तो इस पूरे सत्र का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने है। अब जब हमारे पास एमएसएमई की स्पष्ट समझ है, सरकारी मदद की जानकारी है, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं और सफलता का एक पूरा रोड मैप है,
तो वो कौन सा नया आइडिया है जिसे हकीकत में बदलने का समय आ गया है? ये फोरम हमें साफ तौर पे दिखाता है कि सही जानकारी और पक्के इरादे के साथ सीखें, कमाएं, नेतृत्व करें और सेवा करें, कहीं ये सफर 100% मुमकिन है। जरूरत है तो बस पूरे आत्मविश्वास के साथ वो पहला कदम उठाने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सारा कुछ सीखा जा रहा है और किस व्यक्ति के द्वारा कितने लोगों को जोड़ा गया वो बाद में पूछेंगे। हमारे बीच हमारे गेस्ट हैं एक सीआरसी पटना के अभिषेक त्रिपाठी जी, में इंचार्ज हैं पीएमडी वीके सीआरसी पटना। उनसे मैं, उनके पास एक योजना, उन्होंने मुझे फोन किया था तो मैंने उनको बोला था जुड़ने के लिए। आप जुड़े हुए हैं अभिषेक जी? यस सर। हाँ, चलिए आप बताइए आपका क्या है। आप अपना वीडियो खोल कर लोगों को बताइए, आपको देखेंगे। हाँ, बताइए सभी को। जी जी जी। 400 हाँ से ज्यादा तो लोग जो सुन रहे हैं आपकी बात को। चलिए। जी जी सर। नमस्कार, मैं अभिषेक त्रिपाठी। मैं प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट हूँ और अभी मैं एलिम्को के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एलिम्को जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है भारत सरकार की। और अभी मैं उसके पीएमडी के पीएम प्राइम मिनिस्टर दिव्याशा प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र जो कि पटना के सीआरसी सेंटर के अंदर है, वहाँ पे एज ए इंचार्ज हूँ। और अ, जो हम कार्य करते हैं वो तो ठीक है। मैं एज अ प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट, जो हम लोग के डिवाइसेस फैब्रिकेशन हो रहे हैं और उनके जो भी फॉलोअप केसेस होते हैं वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम अभी स्पोर्ट्स पर्सन्स को फिट नहीं कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो कंसल्टिंग है वो हम जरूर कर सकते हैं। बट एज अ प्रोस्थेटिस्ट अभी हमारे पास ये R&D का विषय है एलिम्को के अंदर। तो हम भी अभी स्पोर्ट्स प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, उसको फ्यूचर में प्लान है। अभी एक मुझे मेरे एक फ्रेंड ने जो कि ऑटोबॉक में है, उन्होंने बताया था कि उनकी तरफ से कोई एक प्लान है। वो ऐसे पैरा एथलीट जो कि नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं या उस लेवल पे हैं, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मीन्स उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, उनको प्रोस्थेसिस ऑर्थोसिस की रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स अगर उनके हाथ या पैर में कोई प्रॉब्लम है या पैर नहीं है या फिर कमजोर है, तो ऐसे लोगों में से शायद कुछ एक को वो फिटमेंट करना चाहेंगे और उनको पूरी तरह से वो उसका पेमेंट वही करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे भी मेरे साथ एक स्वर्णिमा मैडम है जो कि ऑटोबॉक्स से हैं। सर अगर अगर परमिट करें तो वो इस बारे में डायरेक्ट बोल सकेंगी। तो वो जुड़ी हुई हैं? जी जी सर। वेलकम वेलकम। वही आप बताइए अपनी बात को। जी, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग सर। मैं ऑटोबॉक लखनऊ में अभी वर्क कर रही हूँ एज अ प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट। सो बेसिकली थोड़ा सा ऑटोबॉक के बारे में बताना चाहूंगी। वो एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इस्टेब्लिश हुई थी वॉर एम्पुटीज को हेल्प करने के लिए। तो अभी फिलहाल मेरा जो रोल है, मैं बहुत सारी कंपनीज से ऐसे जुड़ रही हूँ जो कि पैरा एथलीट्स की मदद करना चाहते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो CSR स्पॉन्सरशिप करती है। तो हम चाहते हैं कि जो ये CSR फंड्स आते हैं वो सही पैरा एथलीट्स तक पहुंचे। तो अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक कंपनी है जो कि कुछ पैरा एथलीट्स के डिवाइसेस को स्पॉन्सर करना चाहती है। तो हम इसीलिए टैलेंटेड पैरा एथलीट्स ढूंढ रहे हैं। 3-4 हम चाहते हैं कि ऐसे टैलेंटेड पैरा एथलीट्स हो जो खुद डिवाइस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको हम उस स्पॉन्सरशिप के दौरान स्पॉन्सर करवा देंगे और उनका फिटमेंट यही लखनऊ ऑटोबॉक में हो जाएगा। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, या तो रनर फुट जो ब्लेड वाले कार्बन फाइबर रनिंग फुट होते हैं, या फिर किसी गेम से रिलेटेड कोई भी टाइप का डिवाइस जो उनके लिए अच्छा रहेगा, वो देश के लिए मेडल ला पाएंगे, तो उस तरह का कोई डिवाइस हम उनके लिए फंड करवा सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास ये मौका है और फ्यूचर में भी काफी मौके आते रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि हम जुड़े रहें इस चीज के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और कार्यक्रम हमारा रोज होता है रात के 9 बजे से 10 बजे तक। पूरे भारत के करीब 162 जो कोचेज हैं जो पैरा एथलीट को ट्रेनिंग देते वो जुड़ते हैं। तो आप 9:30 बजे हम लिंक पर जुड़िएगा। वो पूरे जुड़े रहते हैं, एवरीडे मीटिंग्स होते हैं। उसमें भी आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे कि बाकी लोगों को भी पता चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं ये हमारे रोज कार्यक्रम चलते हैं 365 दिन और सालों भर चलते हैं। पिछले 5 सालों से प्रत्येक बिना मिस किए हुए
एवरीडे मीटिंग होता है, और संडे को 11 o'clock मीटिंग होती है। इसमें हमारे करीब 400-500 दिव्यांग लोग जुड़ते हैं। तो आपकी मैसेज और रिकॉर्डिंग भी किया गया है, ये बाद में इसको यूट्यूब पर डाला जाता है, तो सबको जानकारी। आप जो है आप अपना नंबर देना चाहते हैं तो आप मैसेज में छोड़ दीजिए, लोग आपसे संपर्क करेंगे, या हम लोग इनके थ्रू जो है अपने त्रिपाठी जी के थ्रू आपसे संपर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलिए, तो हमारे रिसोर्स पर्सन साहब को फिर चाहेंगे, पीपीटी ले आइए निक्की मिश्रा जी, और हमारे रिसोर्स पर्सन जी जो है चंद्रा जी अपनी बात को रखेंगे। चलिए सर, बीच में हम लोग कुछ नए स्कीम को भी लाते हैं। तो सर, आपका स्वागत है सर। आर के चंद्रा सर, आवाज सुन रहे हैं सर मेरी? चंद्रा सर, आवाज सुन रहे हैं मेरी? अब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। परमिशन दिया हुआ है ना अनम्यूट करने का, निक्की जी? चंद्रा सर, आवाज आ रही है मेरी? आप अनम्यूट कीजिए। जी आ रही है सर। चलिए, चालू किया जाए सर। आपका पीपीटी को चालू कर रहे थे। निक्की जी, पीपीटी ले आइए। रे राकेश, इधर आ। उनका पंखा बंद कर। फर्स्ट हेलो। आप ये अपना नरेश चौधरी जी, आप किस नाम से जुड़े हुए हैं कि आपको बनाया जाए? आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो। नरेश चौधरी जी, पहले अपने आप को, आप नाम तो नहीं कर पा रहे हैं, आप बोलेंगे हम दूसरे को कर। कहाँ प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है वाइस चलिए। प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक ठीक कर लो। आपको हम होस्ट कर दीजिए निक्की जी, वाइस प्रेसिडेंट को भी। हेलो। वो होस्ट कर। सर सर, स्वागत है सर। बीच में हमारे हाँ। जो एक गेस्ट लखनऊ से नहीं, जुड़े थे, और हेलो। बात है, बहुत अच्छी बात है। स्वागत है सब लोगों का। जितने हम लोग एक साथ इस प्रयास में आगे बढ़ेंगे और अपने अपने विचार से लोगों को लाभान्वित करें। एमएसएमई कॉन्सेप्ट जो है, आज से स्टेट बैंक की अगर हम कहें तो 1955 में जब अधिग्रहण हुआ, तो इसका उद्देश्य ही था देश में लघु उद्यम और लघु व्यवसाय, इसको प्रमोट करना। और एसएसआई और एसबीएफ, दो विंग से हम लोग ने सर्विस शुरू की थी। और पूरे देश में स्मॉल उद्यम और लघु उद्यम और लघु व्यवसाय के लिए राशि उपलब्ध कराना। क्योंकि पहले जब व्यापार का स्तर छोटा था तो छोटी राशि से काम चल जाता था। आज जैसे कि जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी लेबर है, जो इस सब के कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं, तो इस वजह से अब एमएसएमई को काफी बड़ी रकम तक पहुंचा दिया गया है। 2.5 करोड़ तक इसमें आ गया है। सूक्ष्म उद्योग में, माइक्रो एंटरप्राइज में निवेश की अधिकतम सीमा 2.5 करोड़ है और टर्नओवर अधिकतम 10 करोड़ है। लघु उद्यम, जिसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जा रहा है, इसकी अधिकतम निवेश है 25 करोड़ और टर्नओवर है 100 करोड़। यह अभी पिछले 2019 से 17-18 के बाद से यह धीरे धीरे क्रमिक बढ़ता गया और कई अनुशंसाएं सरकार के पास पहुंची कि लोगों को कम राशि में बिजनेस नहीं कर पाते हैं। और मध्यम उद्योग, मीडियम एंटरप्राइज में 125 करोड़ से टर्नओवर 500 करोड़ तक की राशि बना दी गई। लेकिन इतने से काम नहीं चलता है। लोगों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और भी जो आवश्यक चीजें हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, 3 क्षेत्र में कोई भी व्यवसाय करते हैं। और देश के सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में, कुल निर्यात में इसका बहुत बड़ा योगदान है एमएसएमई का। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करता है। और आप देखें कि आज जिस समय ये सारी अनुशंसाएं हुई थी 1955 के समय में, करीब 35-40 करोड़ की देश की आबादी थी। आज 140 करोड़ से भी ऊपर
हम समझते हैं कि 150 करोड़ से ऊपर होगी। तो इतनी बड़ी आबादी के साथ और जैसे जैसे लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ है, बाजार में चीजों का खपत बढ़ा है, नए नए उत्पाद आ गए हैं, नई नई आवश्यकताएं पैदा हो गई हैं। पहले छोटे से राशि से छोटा, लोगों की अपेक्षाएं कम थी, लोगों के जो भी सामान प्रयोग करते थे, 4 शर्ट है तो 4 शर्ट से, 4 धोती है तो 4 धोती से काम चल जाता था। आज समाज जो है ऐसा विकसित हो गया है कि उसमें हर आदमी की आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। तो इस तरह से व्यापार का स्तर भी, और सबसे बड़ा जो जरूरत है कि हम हताश हो जाते हैं जब हमें ये नहीं पता चलता है कि हम पैसा कहाँ से लाएं, कैसे हम काम शुरू करें। एक दिव्यांग के लिए तो और भी ज्यादा समस्या आती है। तो सरकार ने अपने अन्य कई योजनाओं के द्वारा और कई कमेटियों की अनुशंसाओं के द्वारा जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी विशेष योजनाएं चालू की और बहुत सारे उद्यम के रास्ते खोले हैं। इसलिए सबसे जो जरूरी चीज है कि कोई भी काम सीखने के लिए जरूरत है मन में एक लगन, एक जज्बा होना कि हमें कुछ करना है, और उसके लिए वो कौशल सीखना होगा। अब कौशल के इतने आयाम हो गए हैं कि एक, अभी मोमबत्ती की बात हो रही थी, दियासलाई है, मोमबत्ती है, एक रुई का बाती है जो दिया जलाने में काम आती है। दिवाली में आप देखें पूरे भारत में सोचिए 140 करोड़ में करीब करीब 100 करोड़ लोग दिवाली मनाते होंगे, और भी अगर हम उसको कम कर दें 50 करोड़ ही बनाते हैं, तो एक घर में अगर कम से कम एक बार तो 100 दिए की बाती जरूर यूज हो जाती है। और कितना बड़ा इसका दायरा बढ़ जाता है एक दिया की बाती। और मोमबत्ती आप देखें, मोम से बने और उसमें धागे से बने हुए बाती डाल करके, और कई तरह के सुंदर सुंदर जो कलात्मक उसका सृजन होता है, यह सृजन करने का कोई सीमा नहीं है। हर व्यक्ति के दिमाग में एक कलात्मक भावना आती है, और वह व्यवसायिक अगर ढंग से बन जाती है, उसको, उस उत्पाद को अगर पैकेजिंग हो जाता है, यानी कि सिर्फ उत्पाद बनाना, रॉ मटेरियल ही सिर्फ जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज, ये विचार और कलात्मकता, इन सब का सम्मिश्रण होकर के यही एमएसएमई की ताकत है। और यह बहुत छोटे स्तर से किसी के दिमाग को अपने आप की क्रिया, सृजनशीलता को ट्रांसफर करना और उसको बाजार में उपयोगी बनाना और उसको आमदनी के लायक बनाना, इसमें जरूरत पड़ती है थोड़ी सी सोच की कि हम कितनी लागत लगा रहे हैं और कितनी लागत का उस पर ब्याज कितना बाजार दर से आएगा, और हम उसको कितने दिन तक होल्ड करेंगे और कितने दिन तक उस बिक्री होकर के उसका पैसा हमारे पास आएगा। सक्सेस यही रहता है। जितना हमारा गैप, मनी इन्वेस्टेड, पैसा का निवेश और पैसे का पुनर्वापसी, यानी कि एक साइकिल का चक्का जैसे घूमता है, उसकी स्पीड जो है वो डिसाइड करती है कि हम कितनी दूरी तय करते हैं। तो जीवन में खुशहाली लाने के लिए, जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए, परिवार के लोगों को अच्छे उत्पाद और अच्छे जीवन शैली को प्रदान करने की, बच्चा है तो वो अपने माता पिता के बारे में सोचता है, माता पिता है तो वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता है। यानी परस्पर समाज का निर्माण जो होता है वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझ के, बच्चे को स्कूल जाने की जरूरत है, उसको जूता पहनने की जरूरत है, कपड़े पहनने की जरूरत है, तो माता पिता है उनको एक अच्छी दिन भर थक के आने के बाद आराम करने की जरूरत होगी, उनको अच्छा भोजन की जरूरत पड़ेगी, वैसे ही बच्चे को भी भोजन की जरूरत पड़ेगी। तो परस्पर एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है, यही हमारे भारतीय समाज की बहुत बड़ी विशेषता है। और ऐसा नहीं है कि यह किसी जाति विशेष में या किसी धर्म विशेष में, यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, और इसमें मौलिकता जो है वो सबसे बड़ा रोल करती है। और मैं अपने लंबे कैरियर में बैंक के साथ बहुत सारे, मैं चाईबासा में रहा, मैं मुजफ्फरपुर में रहा, भागलपुर में रहा, दूर दराज के गांव में, और कई बार मुझे मौका मिला बैंक के द्वारा असम में भी गया, फिर मैं नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पर गया, इधर उत्तर पूर्व में हरिद्वार और ये जो उत्तरी भाग है, दक्षिण भाग में भी मुझे जाने का मौका मिला,
हैदराबाद, तमिलनाडु, और हमने देखा हर जगह भारत एक है, जो लोगों की आवश्यकताएं एक हैं, लोगों की अपेक्षाएं एक हैं। सिर्फ एक कमी पड़ती है कि आत्मविश्वास में अगर बैंक बीच में, कई बार सर समाज में होता है कि जो मिडिल मैन आ जाते हैं। अब मिडिल मैन जो है सो एक आपकी कमजोरी का पकड़ लेते हैं और उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। और हमारे दिव्यांग भाई जो हैं, बहन, इनको सबसे ज्यादा इसमें, क्योंकि ये बहुत पारदर्शी मैंने अनुभव किया है कि जो साधारण लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, जो व्यवसाय में हैं पहले से, या उनमें थोड़ी सी धूर्तता या एक कहें कि प्रतिस्पर्धा थोड़ी हेल्दी नहीं है, जबकि दिव्यांग जनों में प्रतिस्पर्धा में कहीं कोई ये नहीं, उनका निर्मल दिल होता है, निर्मल वो विचार से काम करते हैं और बहुत समर्पित होकर काम करते हैं। तो हम इसमें समझते हैं कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, और इसमें बहुत सारे हमारे बैंकों की स्पेशल स्कीम्स हैं, और न सिर्फ बैंकों की बल्कि इसके लिए अलग से वित्तीय सेवी संस्थाएं हैं, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लैब्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट से। अब चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे वो पठन पाठन के सामान की बात हो, चाहे वो ड्रेस मटेरियल्स की बात हो, चाहे वो खाद्य प्रसंस्करण की बात हो। अब यहाँ जिक्र आता है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य वस्तुओं में आप देखें कि गोलगप्पे बनाना और समोसे बनाना और पूड़ी भाजी बनाना एक आम बात है, लेकिन उसको एक खास ब्लेंड देना, उसकी स्वाद में किन मसालों के उपयोग से आप कैसी उसमें अच्छी गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, उसको पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, उसको आप जो अभी बात हम कर रहे हैं मार्केटिंग की, विपणन की, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की सहायता लेकर के, और अमेजन और फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट, बहुत सारे जो पोर्टल्स हैं जो होम डिलीवरी के हैं, तो आप एक सेकंड रुकिएगा सर, एक सेकंड, जी ये स्लाइड चेंज कीजिए निक्की जी, स्लाइड चेंज करते रहिए। हाँ सर, देखते ये स्लाइड के हिसाब से थोड़ा बताया जाए सर। ठीक है। सर सर तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है एमएसएमई है। ये रोजगार सृजन करते हैं तथा उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, निर्यात एवं औद्योगिकी विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप में सशक्त बनाते हैं। उदाहरण, 50,000 से शुरू किया गया छोटा मोमबत्ती का निर्माण व्यवसाय धीरे धीरे 5-10 लोगों को रोजगार देता है। ये मैं तो कहूंगा कि ये 50-100 लोगों को भी रोजगार देता है, और निर्भर करता है कि आप कितना लोगों से जोड़ने की आपकी क्षमता है, अपने लोग, आपकी वाक्पटुता क्या है, या आपके पास क्या संसाधन है। जो लोग बोलने में अगर वो उनको हैंडीकैप है, तो वो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, अपनी आसपास के लोगों से कैसे मदद लेकर के, उनसे उनका सहारा लेकर के अपने व्यवसाय को कायम कर सकते हैं। जिनको चलने फिरने की असुविधा है, वो कैसे लोगों, तो एक सबसे जो बड़ी चीज है कि दिव्यांग के लिए कि एक आत्मविश्वास और ये कहें कि निर्भरता, अपने को बढ़ाना। तो एमएसएमई का मुख्य उद्देश्य अभी स्टैंड अप योजना भारत सरकार ने लाई, मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना बहुत ही सरल है, आसानी से लोन उपलब्ध होता है, और बैंकों को इसमें इतने सख्त निर्देश हैं कि अगर कोई एमएसएमई मुद्रा लोन में आवेदन करता है तो उसको कोई गारंटर या कोई लेने की जरूरत नहीं होगी, और उसको लोन उपलब्ध करा जाएगा। अगला स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सब बोलते रहिएगा, स्लाइड चेंज होते रहेगा। जी, अब हम इसमें दिव्यांग जन एमएसएमई क्यों अपनाएं? 4 बिंदु हैं। आत्मनिर्भरता देती है, सम्मान दिलाती है, आमदनी को सपोर्ट करती है, आमदनी रेगुलर एक स्टेडी फ्लो होना चाहिए आमदनी का, जो कि निरंतरता बननी चाहिए, और सरकारी सहायता। अब इस बैंक से जो लोन होते हैं तो सॉफ्ट लोन होते हैं, यानी कि उसमें ब्याज का दर कम होता है, और उसको देयता यानी उसको चुकाने की अवधि में भी रिलैक्सेशन होता है, ढिलाई होती है। तो ये सरकारी सहायता की तरफ से होती है।
दिव्यांगजनों को ये विशेष फायदा मिलता है और उनके लिए, अपने लिए तो ये आमदनी बढ़ाना, सम्मान देना और आत्मनिर्भरता है। अगला स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके लिए अवसर क्या है, व्यावसायिक दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक अवसर क्या है? डिजिटल सेवा केंद्र, भारत सरकार ने इसमें एक बहुत बड़ी पहल की है, जो पिछले 4-5 सालों में, जब से ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा लोगों का कोरोना, थैंक्स टू कोरोना इसको हम कहें कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कोरोना ने किया कि ऑनलाइन से जोड़ दिया सब लोगों को, और सारे संस्थान और सारे लोग और राज्य भर और पूरा देश आज इससे जुट गया। तो डिजिटल सेवा केंद्रों में बहुत सारी चीजें हैं जो वहां से उपलब्ध हो सकती हैं, और यानी उनका एक्सेस लेना और उनसे कैसे मदद लेना, ये अवसर है। कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान है। तो कंप्यूटर वास्तव में क्या है? गणक। और गणक क्या मतलब हुआ कि आप एक कोड है, एक आपको पासवर्ड है, एक आप एक्सेस है, एक वेबसाइट है, एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, जहां से कि आप ज्ञान ले सकते हैं और ज्ञान वहां दे सकते हैं, या अपने उत्पाद जो आप दे रहे हैं उसको उसकी आउटरीच बढ़ा सकते हैं, उसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसका कई उदाहरण हैं, सैकड़ों हजारों उदाहरण मिलेंगे कि लोग इसमें एक देश का, एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के व्यक्ति से, और इंटरनेशनली भी। और हमने देखा कि मैं दिल्ली में रहा तो कुछ लोगों को, मैंने दिव्यांग को देखा कि पैरों से ब्रश पकड़ करके और वो अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रहे थे, और महिलाएं थी, लड़कियां थी 18-20 साल के कम उम्र की, और इतनी सुंदर पेंटिंग की, और उसको बढ़िया से, जिसको पैकेजिंग, उसका कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी पैकेजिंग होती है, उसको सिंगापुर और कई जगहों पर, जैसे राम और इंडोनेशिया वगैरह में राम और सीता की पूजा होती है, तो इस तरह से वहां पर वो एग्जीबिशंस में भेजते थे, और उसके लिए भारत सरकार की संस्थाएं मदद करती हैं, बैंकों से भी मदद मिलता है। तो होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट एक स्कीम होती है। होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट यानी कि आप जितना भी आप माल बना रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं, उसका पूरा आप एक ऑर्डर कहीं से लिए, 5,000 पीस, 10,000 पीस, कितनी आपकी लागत आ रही है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितने दिन में वो प्रोडक्ट तैयार होगा, और उस हिसाब से उसको तैयार किया, उसका पैकेज बनाया और विदेश से जोड़ा और वहां एक्सपोर्ट किया। हाँ, हो गया आपका। उसका किराना और रिटेल दुकान है, तो ये हम जहाँ अच्छा, लोकली जहाँ है वहां कर सकते हैं। सिलाई एवं भेज बुटीक, दीजिए तो अपना स्क्रीनशॉट मोमबत्ती, अगरबत्ती निर्माण, पेपर बैग, पर्यावरण अनुकूल भेज दिया, मैं देख उत्पाद, लूंगा। खाद्य प्रसंस्करण एवं बेकरी, हस्तशिल्प एवं मिथिला पेंटिंग, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। उदाहरण के तौर पर व्हील चेयर उपयोग करने वाला व्यक्ति घर से ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सफलतापूर्वक चला सकता है। यानी एक आत्मविश्वास आप करें, सरकार इतने सारे आपको आगे बढ़ने का और अपने आप अपने पैरों पर सशक्त खड़ा होने का अवसर देती है। इसका लाभ उठाना चाहिए और आगे आना चाहिए, अपने प्रतिभा को समाज के सामने लाना चाहिए। अगले स्लाइड। हेलो, अगली स्लाइड। स्लाइड चेंज किया जाए, थोड़ा सा ध्यान अटेंटिव रहना है जी सर। जी, चेंज कर दिया गया सर। भारत सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाती है। अब इसमें कुछ प्रमुख योजनाएं जो हैं, एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम कहलाती है, प्लान। तो प्राइम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में एक पात्रता इसमें निर्धारित है, यानी कि आप किस आयु वर्ग के हैं, किस जाति वर्ग से हैं, और किस उद्योग को करने वाले हैं, उसके हिसाब से इसका जो वेबसाइट है पीएमईजीपी का, वहाँ बहुत सारे अनगिनत उत्पाद, उसकी लागत, उसका बाजार मूल्य, उसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है,
और कैसे उसका रिसर्च सेंटर्स जो है भारत सरकार के बनाए हुए हैं उस पर्टिकुलर उद्योग के लिए, उस पर्टिकुलर व्यवसाय के लिए, उसमें कहाँ कहाँ से आपको कौन सी मशीन खरीदने में क्या मदद मिल सकती है, ये सारे सस्ते ब्याज दरों पर और उनका रिसोर्स पर्सन, वो सब पीएमईजीपी की वेबसाइट से मिल जाता है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मैंने कहा कि बिना गारंटी के व्यवसाय के लिए लोन या ऋण उपलब्ध कराती है। और स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है। स्टैंड अप इंडिया योजना ही मुद्रा लोन के हिसाब से मानी जाती है और इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला उद्यमियों को विशेष तवज्जो दी जाती है, विशेष ध्यान इनका किया जाता है, क्योंकि ये समाज के एक तरह से ऐसे अंग माने जाते हैं कि जिनका उद्योग के लिए बहुत रुझान नहीं है और बहुत उनको झिझक आती है कि हम कैसे उद्योग करेंगे। तो अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों को ज्यादा फोकस करके योजनाएं तैयार की गई हैं। भारत सरकार की एक और योजना है केवीआईसी, मैं यहाँ इस स्लाइड में नहीं है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसके भी एक पूरे देश में कई जगह सेंटर्स हैं और कई जगह इसके ट्रेनिंग स्कीम्स हैं, जहाँ की छोटे छोटे घरेलू जो ग्रामीण क्षेत्र के उत्पाद हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था है और उनके लिए रॉ मटेरियल्स क्या होंगे, कैसे उनका विपणन होगा, कैसे, वहां भी उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने हुए हैं। और इन दोनों केवीआईसी और पीएमएजीपी दोनों के वेबसाइट पर सैकड़ों हजारों ऐसे प्रोडक्ट और उनका प्रोडक्ट का कॉस्ट सारा डिस्प्ले किया हुआ है। इंडिविजुअली आप पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको पूरी। थोड़ा सा फर्क यही होगा कि वो फाइलें कुछ पुरानी हैं, कहीं 2017 की बनी हुई हैं, कहीं 2022 की बनी हुई हैं, तो मार्केट दर पर उनको उसमें लागत मूल्य का और वस्तु के क्रय मूल्य का और लेबर कॉस्ट का चेंज करके उसको फिर से अपने आज के अनुरूप बनाया जा सकता है। अगला है NHFDC, दिव्यांग जनों को रियायती ऋण और कौशल विकास सहायता प्रदान करता है। नेशनल ये हैंडलूम NHFDC हैंडलूम का है, कौन सा है? फिर रियायती ऋण तो खैर है ही, बैंकों की योजनाएं भी हैं और ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। उद्यम पंजीकरण से एमएसएमई की सरकारी लाभ एवं योजना। एक और यहाँ बताना चाहूंगा कि कोई भी उद्यम आप करते हैं तो उसको उद्यम पोर्टल एक है भारत सरकार का, और ये उद्यम पोर्टल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां आप अपना कोई भी उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उद्यम के लिए एक हुआ प्रोप्राइटरशिप, एक हुआ सोल प्रोप्राइटर, और एक हुआ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और एक हुआ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो हमारे जो लघु उद्यमी हैं, हेलो, जो दिव्यांग जन हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लें, उद्यम नंबर प्राप्त कर लें। एक दिव्यांग उद्यमी उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण मुद्रा ऋण योजना के माध्यम से स्टेशनरी की दुकान शुरू की। ये तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टेशनरी का। वैसे ही आज हमारा देश इतना बड़ा देश है, हर राज्य में अलग अलग त्योहार होते हैं, अलग अलग पर्व होते हैं, उन सब में जितनी उत्पाद की खपत होती है उसके हिसाब से भी आप उद्यम अपना बना करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगला स्लाइड। Please change the slide. प्रत्येक व्यवसाय के लिए उचित वित्तीय योजना आवश्यक होती है। अब मैं पहले भी चर्चा किया हूं, अभी ये और आगे बताना चाहूंगा कि हर एक राज्य के हिसाब से, हर एक समाज के कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं या उनके उत्पाद हैं या उनकी खपत है या उनकी लागत है, उस पर वित्तीय योजना अलग अलग बनाई हुई है। इसमें सिडबी का भी बहुत बड़ा योजना है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों के साथ सहयोग करके इस क्षेत्र में भी, दिव्यांग जनों के क्षेत्र में भी सिडबी की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जो कि बैंकों के द्वारा उसका ऋण दिया जाता है। और ऋण आवेदन करने से पहले
वो योजना का प्रारूप देखना चाहते हैं। और योजना बनाने में अगर आपको कोई कमी आती है, आपको उसका ज्ञान नहीं है कि कैसे हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करें, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे हम कॉम्पिटिटिव मार्केट से लें, तो इसके लिए आपको कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा और किस दर पर किस मार्केट में मिलेगा और किस समय उसका, क्योंकि बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो, चाहे लेबर का हो, तो हर चीज डायनेमिक है। और इस डायनेमिक में इसको मार्केट के डायनेमिक को समझना भी जरूरी होता है। इसलिए दिव्यांग जनों के लिए भी मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि सिर्फ जो लकीर की बनी हुई चीजें हैं, किताबी ज्ञान है, उस पर सिर्फ निर्भर नहीं होना है। थोड़ा आसपास के लोगों से सलाह करके, ज्ञानी लोग जो हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे सलाह करके आप अच्छे ढंग से अपना प्रोजेक्ट प्लान तैयार करें कि जो कि बैंकेबल हो और वो सरप्लस जनरेशन के लायक हो। अगर आपने उत्पाद बनाया और उत्पाद आपका बिका नहीं, आपका खराब हो गया उत्पाद, तो आप नुकसान उठाना पड़ेगा। और नुकसान उठाना तो या तो भारत सरकार का नुकसान होगा और या तो व्यक्ति का नुकसान होगा, अगली लोन आपको लेना मुश्किल हो जाएगी। तो दोनों हालत में नुकसान है। आप, हो सकता है कि बैंक आपसे पैसा ना ले, लेकिन आप एक डिफॉल्टर बोरोवर तो बन जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि हम जो कदम उठाएं सो समझ बूझ के उठाएं और सतर्कता से करें। सामान ले लिया, खरीद लिया, रख लिया, फिर बनाना छोड़ दिया, उसको आगे बढ़ाना, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी, उसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। समय पर ऋण चुकाने के लिए आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। तो समय पर ऋण कैसे चुकाएंगे जब आपका माल बिकेगा नहीं, और माल से बिकने से यानी प्रोडक्ट जो आपने बनाया वो उचित उससे आमदनी की वसूली नहीं हुई, तो आपका स्कीम खराब होगा। आप बैंक में एक खराब बोरोवर के रूप में हो जाएंगे, अगला लोन मुश्किल हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो डिजिटल बैंकिंग लेन देन तेज बनाती है। आधार उदाहरण, बैंक ऋण स्वीकृत करने से व्यवसाय योजना, आय की संभावना, ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होता है। आगे बढ़े, अगली स्लाइड। चेंज द स्लाइड। चेंज द स्लाइड। उपयुक्त व्यावसायिक विचार का चयन करें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी क्षमता और अपनी रुचि, उपयुक्त व्यावसायिक विचार का मतलब अपनी रुचि। कोई काम जो आदमी करता है, अगर उस काम में उसका मन ना लगे, किसी के कहने से करने लग गया और उसको पूरा समझा नहीं, और उसके बाद उसमें जो कहते हैं कि आपने पानी में छलांग लगा दी, तो आपको तैरना नहीं आएगा। उस पानी गर्म है, ठंडा है, आप उसकी टेम्परेचर को संभाल के नहीं उसमें उतरे हैं, तो उसका नुकसान आपको होगा। इसलिए उपयुक्त व्यावसायिक विचार चढ़ने का मतलब हुआ कि आप कितना, किस जगह हैं और किस मार्केट के लिए, किसके लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो प्रोडक्ट खरीदने वाला आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, उसकी उस प्रोडक्ट को खरीदने में। और आपने देखा कि प्रोडक्ट कोई बहुत ज्यादा बेच रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो क्यों बेच रहा है, वो रॉ मटेरियल सस्ते में ला रहा है या कुछ खास विशेष विधि से वो तैयार कर रहा है प्रोडक्ट को, आप उसका विधि को नहीं जानते हैं, या वो कुछ उधार दे रहा है ज्यादा, उसके पास पूंजी की अधिकता है, वो उसको लिए देर से पैसा वसूल करने में भी वो सक्षम है, उसमें उसको नुकसान नहीं है। तो किसी के देखा देखी करने की जरूरत नहीं है। अपने व्यावसायिक विचार को अच्छी तरह से, जिसको कहते हैं कि ठोक पीट करके या तौल करके आप उसको आगे अपनाएं। विस्तृत व्यवसाय योजना, उस कम से कम एक व्यवसाय योजना 3 महीने से लेकर के और 6 महीने का तो जरूर ही बनना चाहिए, लघु उद्यम के लिए बात करें तो। और अगर मध्यम है तो वो 1 साल के लिए, इतना करना जरूरी होगा। यह आपकी अपनी एक सोच होनी चाहिए कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो कितने जल्दी, कितना हम वॉल्यूम बना सकेंगे और कितना जल्दी उसको बेच के पैसा वापस ला सकेंगे। उद्यम पोर्टल पर अपने व्यवसाय के पंजीकरण, ये मैंने बताया आपको पहले भी कि उद्यमी पोर्टल पर एक आपको उद्यमी का नंबर लेना जरूरी होता है, और स्वयं की पूंजी या बैंक के ऋण से वित्त की व्यवस्था करें, उत्पादन, विपणन एवं ग्राहक सेवा प्रारंभ करें। ये 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।
अपनी पूंजी, बैंक का ऋण, और उस बीच में अगर कहीं पैसे की कमी आ गई, मान लिया आपने माल बनाया, पैसे लग गए, लेबर का पेमेंट कर दिया, पैसे लग गए, माल आपने बेचा, बेचने के बाद डिस्काउंट करके वो खरीदार उसको बेचेगा, फिर उस पर आपको प्रॉफिट देगा उसमें, तो अगला साइकिल आपका माल नहीं बन सकेगा। यानी कि बिजनेस में निरंतरता बहुत जरूरी है। एक लाइन प्रोडक्ट बना, वो बिक गया, तो दूसरा जब उसका पैसा वसूल होकर के आएगा तभी आपका दूसरा नेक्स्ट प्रोडक्ट बने सकेगा। तो बिजनेस रुक जाता है, यहाँ पर चोक हो जाता है। तो इतना संभाल के करना है कि हमारा कंटिन्यूटी रहे, वो माल बनता गया, बिकता गया, वसूली आती गई, और एक साइकिल के पहिए के जैसा वो बिजनेस घूमता रहना चाहिए। दिव्यांग महिला कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था है, बच्चों को भी व्यवस्था है, बच्चियों को भी व्यवस्था है। मुद्रा ऋण की सहायता से मसाला निर्माण, मसाला निर्माण एक जैसे उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है भारतीय समाज के हिसाब से, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जगह सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे सूरत से और कहीं से बहुत वहां किलो के हिसाब से कपड़े मिलते हैं, और वहां से लोग क्विंटल के हिसाब से कपड़े मंगाते हैं। उसको आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो एक आप कोई सलवार सूट वगैरह आप पहनते हैं बाजार में, जो बिकता है 600, 500, 400 में बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पर, वो वहां से 70, 80, 90 रुपए के हिसाब से पूरी 2-3 मीटर 4 मीटर का कपड़ा का पीस आ जाता है। यहाँ ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, टेलरिंग मशीन्स हैं, उसमें 2-3 बच्चे लड़कियां काम करती हैं। बहुत सारे लोग पैर वाले हैं तो उनके लिए पैर की दिक्कत है तो उनके लिए अलग मशीन्स आती हैं। दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे मशीन्स भी निर्माण हुए हैं जो कि उनको काम में आते हैं। तो वहां से आप दिव्यांग जो प्रशिक्षण संस्थान है उनसे लेकर के बना सकते हैं, और वो उसकी लागत इतनी कम आएगी कि आपका माल बहुत सस्ता बाजार में कॉम्पिटिटिव रेट पर बिकेगा, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा। यानी कि सोर्सिंग आप कहाँ से करें अपने रॉ मटेरियल का, इसकी भी थोड़ी सी जागरूकता होनी जरूरी है। इसके लिए आपको अगर पता नहीं है तो आप इसके लिए कौतूहल, एक कहावत है कि जिसके अंदर इंक्विजिटिवनेस है, कोई चीज खोज करके हम कहाँ से सस्ता बांध ले सकते हैं, बढ़िया माल ले सकते हैं, कैसे हम अच्छा बेच सकते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड। चेंज द स्लाइड। स्लाइड देख भी नहीं पा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही है स्लाइड। स्लाइड नहीं आ रहा है जी, प्लीज प्रेजेंट द स्लाइड। तो पानी वगैरह पी लीजिए सर तब तक। हम सर सर, और थोड़ा सा क्विक करना है सर, जल्दी जी में, थोड़ा सा हल्का सा जल्दी से सर, हम्म, फास्ट, हल्का फास्ट। आ गया सर आपका। ठीक है। अब यहाँ हम व्यवसाय योजना की बात कर रहे हैं। व्यवसाय योजना सफलता की रोड मैप होती है, ये बिल्कुल सही बात है। व्यवसाय योजना का मतलब है कि आप व्यवसाय कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक साइकिल के लिए, 2 साइकिल के लिए, 10 साल के लिए, या एक जीवन के साथ अपने परिवार के साथ अपने आवश्यकताओं के अनुसार एक लंबी अवधि तक आप उससे जुड़े रहने का अगर संकल्प लेते हैं। कुछ अब निर्भर करता है कि आप कौन सा व्यवसाय चुनते हैं, वो कितने दिन तक उसका लाइफ साइकिल है। कोई प्रोडक्ट है, आप आज बदलती दुनिया में कई प्रोडक्ट आए और गायब हो गए। पोस्ट कार्ड कभी होता था, आज पोस्ट कार्ड कोई नाम के लिए पोस्ट कार्ड, अब वेबसाइट पर पोस्ट कार्ड आ रहा है, लेकिन लिखने वाला पोस्ट कार्ड नहीं आ रहा है। वैसे ही कॉपी पेन पहले यूज होता था, अब मोबाइल में सारा यूज होता है। तो कहने का मतलब है कि आपके व्यवसाय योजना में इतना दम होना चाहिए कि आपका एक व्यवसाय पूरा हो जाए, आप दूसरे व्यवसाय पर स्विच ओवर कर जाए, जब तक कि वो व्यवसाय रिडंडेंट ना हो जाए, वो व्यवसाय अब छोड़ने लायक हो गया। यानी कि वो व्यवसाय अब आगे चलाएंगे तो आपको घाटा होगा, नुकसान होगा, इससे पहले आप वहां से निकल जाए। ये यहाँ इस लाइन में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है
कि व्यवसाय योजना का रोड मैप आपके पास होना चाहिए कि वो कितने दिन तक वो व्यवसाय लागू किया जा सकता है, उस पर बने रहना से। अपने उत्पाद को, सेवाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें, क्योंकि इसकी सेवाओं को, जिसको सेवा आप देने जा रहे हैं, अगर उसको स्पष्टीकरण नहीं होगा तो वो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, उसकी स्वीकृति नहीं होगी, उसको अपनाएगा नहीं। तो इसको स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। अपने लक्षित ग्राहकों एवं बाजार की पहचान करें। वही बात है जो मैंने कही कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं। अब मोमबत्ती आज कितने लोग जलाते हैं? मोमबत्ती शौकिया जलती है, मोमबत्ती दिवाली में जलती है, नहीं तो ऐसे तो मोमबत्ती पहले तो कहीं घर में बिजली चली गई तो मोमबत्ती अभी भी बिजली चली जाती है तो मोमबत्ती का जरूरत पड़ जाता है। टॉर्च नहीं है, अगर इमरजेंसी लाइट भी नहीं है, अगर आजकल मोबाइल का जो लाइट है वो काम आने लगा है तो तुरंत में तो मोबाइल का लाइट काम आता है, न सलाई खोजना है न मोमबत्ती खोजना है। तो अपने लक्षित उत्पाद की सेवाओं को स्पष्ट रूप से अपने लक्षित ग्राहकों बाजार की पहचान करें। निवेश खर्च एवं संभावित लाभ का अनुमान लगाएं। बैंक में आप जब कोई भी लोन का प्रपोजल देंगे तो बैंक सबसे पहला क्वेश्चन यही करता है कि आपका कितना निवेश होगा, कितना खर्च होगा और कितना लाभ होगा। यह अनुमान आपको होना चाहिए और वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक काल्पनिक, एक थ्योरेटिकल ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बाजार के हिसाब से, जिस स्थान पर आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके अनुसार होना चाहिए। विपणन एवं विकास की रणनीति तैयार करें। मार्केटिंग और इसका डेवलपमेंट का अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करें। रणनीति यानी कि कैसे आप सफल होंगे। समय समय पर अपने व्यवसाय की समीक्षा एवं सुधार करें। बैंक लोन देते हैं तो मान लीजिए किसी को ने 10,000 रुपया का लोन दिया गया और वो अगर 10,000 रुपए का लोन है तो अगर इसका मतलब है कि वो बहुत छोटी राशि का उसका रॉ मटेरियल है और उसका उत्पाद जो है सो 2 दिन 3 दिन में प्राप्त हो जाता है और 5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर उसका रिसाइकिल होकर के, यानी कि उसका कैश जनरेशन होकर के फिर वापस पैसा हाथ में आता है। और अगर वो 1 लाख का है तो उसका उतनी वॉल्यूम बढ़ेगी, उतना उसमें मार्जिन कम होगा, लेकिन उसका टोटल रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होगा। तो फर्क पड़ता है कि व्यवसाय की योजना और आपके अपने कुवत के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से, अपने कौशल के हिसाब से पहले छोटी शुरुआत करें, तब धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएं। एक बार ऊंचे पर छलांग लेना घातक हो जाता है। अब बेकरी संचालक की बात, बेकरी में आज बहुत सारे चीज हैं। बकरी पहले जानना जाता था पाव रोटी, ब्रेड, नमकीन और स्नैक्स, और अब जो पारंपरिक है सामान खाने पीने के बेकरी में, अब वो बहुत परिवर्तित होते जा रहे हैं। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि आलू चिप्स आया तो उसमें टोमेटो का फ्लेवर आ गया, उसमें गार्लिक का फ्लेवर आ गया, उसमें अदरक का फ्लेवर आ गया। तो इस तरह से यह व्यवसाय के हिसाब से और मार्केट में डिमांड के हिसाब से तैयार करना जरूरी होता है। फिर से आगे बढ़िए। प्लीज। डिजिटल मार्केटिंग व्यवसाय को अधिक ग्राहकों तक पहुंचाने में सहायता करती है। अपने व्यवसाय के लिए एक पेशेवर वेबसाइट बनाएं। अब वेबसाइट बनाने की बात है, लेकिन अब वेबसाइट बनाने में आज बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वेबसाइट आप लैपटॉप पर ज्यादा आसानी से एक्सेस कर पाते हैं, मेरा अपना मानना है। मोबाइल में भी कर पाते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशंस थोड़ी हो जाती है। और वेबसाइट खर्चीला, एक में कितने पेजेस हैं और पर पेज उसकी जो कंटेंट है उसको अपलोड करना, वो एक पेशेवर के ये की बात हो जाती है। तो अगर आपका ये संभावना है, आपके साथ और लोग जो मदद करने के लिए हैं वो उसको देखभाल कर सकते हैं और आप अपने व्यवसाय में वेबसाइट बना सकते हैं, तो अच्छी बात है। ग्राहकों को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस का प्रयोग करें। सबसे आजकल जो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है व्हाट्सएप बिजनेस। फेसबुक और व्हाट्सएप। फेसबुक में आप
छोटे से लागत दे करके एक एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं और वहां से आपको लीड मिल जाता है और बहुत सारे लोगों से आप अपने आइडिया को वहां शेयर करते हैं और तुरंत उसका रेस्पॉन्स आता है। सैकड़ों हजारों में, चूंकि आज का पूरा युवा वर्ग, और क्यों युवा कहें, हम हमारी उम्र के भी लोग वेबसाइट्स के बजाय ज़्यादा फेसबुक से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं और डिजिटल मीडिया के जो व्हाट्सएप है इनसे जुड़े हैं। अब तो एआई वगैरह भी आ गए हैं, चैटबॉट आ गए हैं। तो इन सारे डिजिटल मार्केटिंग और यूट्यूब, इन सब माध्यमों से आप अपने उत्पाद को लोगों तक, इसका एक और उदाहरण मैं चाहूंगा बताना कि आप एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप फुल प्रूफ बना लेते हैं तो उसको आईपीआर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अपना पहले मान्यता उसकी दिला लें और मान्यता दिला करके आप उसको एक वेबसाइट पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर पब्लिसिटी कर लीजिए। पब्लिसिटी कर लीजिए, आपको फीडबैक बहुत ज्यादा आ जाता है तो आप उसको लेकर के उसमें पूरा प्लंज कर सकते हैं, कूद सकते हैं उसमें और बहुत बड़ा मार्केट आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आपका वो आईपीआर भी होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आपके पास कोई भी क्रिएटिव आइडिया है, कोई भी आपका अच्छा विचार है ऐसा जो कि आपको लगता है कि ये इसकी निटी ग्रिटी यानी इसकी सूक्ष्मता को मैं ही समझ सकता हूँ और मेरे ढंग से ये काम बनना चाहिए, ये काम हो सकता है। जैसे आजकल सोलर पावर की बातें हैं, अब साइकिल वगैरह बनाना सोलर पावर से, घर में छोटे छोटे काम करना सोलर पावर से, ये सारे बहुत सारे आईपीआर के अंदर चीजें आ जाती हैं और इस तरह से आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि दिव्यांग के लिए अलग कोई विशेष ये है, क्योंकि बुद्धि और उसकी पहुंच, ज्ञान, उसका कोई सीमा नहीं है, तो कहीं भी किसी के पास आ सकती है और किसी के पास पहुंच सकती है। तो संवाद एक बहुत बड़ा माध्यम है और संचार माध्यम, यूट्यूब वगैरह ये सब बढ़ा सकते हैं आपके व्यापार आगे। अगली स्लाइड। हेलो। अच्छा संवाद प्रत्येक सफल व्यवसाय की नींव है। ग्राहक की आवश्यकता को समझने के लिए ध्यानपूर्वक सुने। प्रत्येक ग्राहक के विनम्रता एवं सम्मान पूर्वक बात करें। ईमानदारी एवं विश्वास के माध्यम से दीर्घकालीन, मैं पहले भी कह चुका हूं इन बातों को, दीर्घकालीन संबंध बनाएं। ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए नियमित फॉलोअप करें। मार्केट सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन एक फेज आता है कि जब व्यवसाय घटने लगता है, डिक्लाइन की हो जाता है और डिक्लाइन के ट्रेंड में जाने के पहले आपको उस बिजनेस से अगर निकल सकें तो निकल जाइए, नया बिजनेस में स्विच ओवर कर लीजिए, उसका फॉर्म चेंज कर दीजिए। उसी आप देखें बहुत सारे खाने की चीजें हैं, वही बेकरी आइटम्स हैं, लेकिन उनका शेप, साइज, टेस्ट चेंज करके लोग बार बार रिपीट करते हैं। चीजें वही मैदे और घी और चीनी नमक से बनती हैं, लेकिन उनका शेप, साइज फर्क हो जाता है, टेस्ट फर्क हो जाता है। तो एक टेस्ट फेड कर जाता है, दूसरा टेस्ट आ जाता है। इस तरह से आगे बढ़ सकते। ग्राहक सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राहक संतुष्टि। ए सेटिस्फाइड कस्टमर इज ए रिपीट कस्टमर एंड इज ए एडिशनल इनकम, यानी कि वो नियमित जो आमदनी आपकी है उसके ऊपर वो बोनस आता है। इसलिए सेटिस्फाइड ग्राहक बढ़ाने की कोशिश करिए। दुकान मालिक के अच्छे व्यवहार एवं उत्कृष्ट सेवा के कारण ग्राहक बार बार उसी दुकान पर आता है। यह तो बिजनेस का एक बहुत बड़ा, जिसको कहें कि इस नियम को कोई नहीं बदल सका है। सारी चीजें बदल गई हैं, आज इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, कस्टमर सर्वे और कस्टमर की पहुंच और कस्टमर की एक्सेप्टेंस के दायरे बढ़ गए, लेकिन सेटिस्फाइड कस्टमर ही दोबारा आता है, दूसरा कस्टमर वो फिर नहीं आता है। एक बार जो सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो फिर छूट जाता है। तो अगला स्लाइड। चेंज द स्लाइड। थोड़ा सा हम लोग का 9 बजे से दूसरा कार्यक्रम रहता है सर, थोड़ा सा जल्दी से हम लोग समाप्त हाँ करें। बस, अब कितने स्लाइड हैं अभी और? आप सर वाइंड अप कर दीजिए, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड चला दीजिए। ठीक। हाँ, ये बता दीजिए सर। सर
ग्राहक संतुष्टि व्यवसाय की सफलता कुंजी है। ग्राहक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करें, मूल्य एवं वादों में पारदर्शी। ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि जो प्राइस है और जो आपने प्रॉमिस किया हुआ है, यानी कि जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है आपका, उसमें जो विशेषता आपने दी है कि इस प्रोडक्ट से आपको ये फायदे होंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि विश्वसनीयता बना के रखें। शिकायतों को सकारात्मक एवं पेशेवर तरीके से, अगर आपके, जिसको कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अगर आपको किसी प्रोडक्ट पर कस्टमर से कोई निगेटिव कमेंट आता है तो इस पर ये नहीं कि आप उस पर झुंझला करके उस कस्टमर के साथ हाथापाई की नौबत ना आए, उसके साथ गाली गलौज की नौबत ना आए, उसके साथ व्यवहार में कटुता ना आए, उसके साथ आप वहां से अपने को अलग कर लें, उससे क्षमा मांग लें, उसकी संतुष्टि नहीं हुई उसको पुनः संतुष्टि प्रदान करें, उसको रिप्लेसमेंट अगर करने की जरूरत है तो रिप्लेसमेंट कर दें, क्योंकि एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर 10 कस्टमर्स को तोड़ता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ये हर बिजनेस में लागू है, चाहे वो बड़ी से बड़ी 4 व्हीलर्स हों, बड़ी बड़े नामी गिरामी कंपनियों के प्रोडक्ट हों, और चाहे वो एक छोटा सा कोई खाने पीने की वस्तु हो, हर प्रोडक्ट के साथ ये लागू है। वन सेटिस्फाइड कस्टमर इज ए 100 टाइम्स पब्लिसिटी एंड वन डिससेटिस्फाइड कस्टमर इज ए 1000 टाइम्स निगेटिव पब्लिसिटी। वो तो 100 गुना आपका बिजनेस बढ़ाएगा, ये 1000 गुना बिजनेस नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बाता बाती में, वाद विवाद में ग्राहक से न उलझें, उससे अपने खराब उत्पाद को बदल लेने का, उसका रिप्लेसमेंट कर देने का, उसको कंपनसेट कर देने का उद्देश्य से आगे बढ़िए और इसको प्रेस्टीज इशू ना बनाए। एक उद्यमी के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि मार्केट में अपनी पहचान को, एक कुशल व्यवसायी उसी को माना जाता है जो ग्राहक का स्माइल एंड मेनी माइल्स जर्नी इन बिजनेस, एक स्माइल कस्टमर का आपके बिजनेस को मेनी माइल्स आगे ले जाता है। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वित्तीय स्लाइड बैंकिंग। प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये बता दीजिए फिर जल्दी से। हो गया? ये अगला सर, स्लाइड। कॉमन मिस्टेक्स इन द बिजनेस। सामान्य मिस्टेक यही है कि बिना योजना के व्यवसाय शुरू करना। आप कुछ भी, कोई किसी ने कहा और आप उस पर लागू हो गए, शुरू हो गए, उस पर विचार कर लीजिए। कुछ भी काम करने के पहले और एक योजना जरूर बनाइए, लिखित में, राइटिंग में। उससे आपको होगा क्या कि आप जब बिजनेस में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमने शुरू में एजम्पशंस क्या किए थे, मैंने किन बातों को मूल में धड़क करके आगे बिजनेस को आगे बढ़ाया, हमारे कैलकुलेशंस में कहीं कोई गलती तो नहीं थी। आपको आगे दिखेगा कि हमारे कैलकुलेशन में कोई गलती थी। अगर बिजनेस में कहीं आगे चल के आपको, एक जैसे कि सड़क पर आप जा रहे हैं और आपने आकलन नहीं किया कि आगे कोई ठोकर है या कोई गड्ढा है, तो आप उसमें अपने को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए व्यवसाय योजना बनाना जरूरी है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया और यानी कि मार्केट सर्वे, मार्केट फीडबैक और बाजार की मांग, इसको ध्यान में रखना। कमजोर वित्तीय प्रबंधन, मनी इज कॉस्ट। 10 रुपया आप अपनी जेब में रखे हैं, आज जो चीज आपने बाजार में देखा कि 10 रुपए में आप खरीद रहे हैं, 1 महीने बाद वो 10 रुपए में नहीं मिलेगी, हो सकता है 11, 12 रुपए, 15 रुपए में। यानी कि आपके पैसे का अवमूल्यन हो गया। और कितना तेजी से अवमूल्यन हो रहा है आज पैसे का, यह इसी बात से जाहिर हो रहा है कि जो कभी 25,000 रुपए का लोन SBF होता था, अब वो 2.5 करोड़ का हो गया। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि पैसे की कीमत और बाजार की मांग में कितना अंतर आया है, और इस अंतर को समझना ये एक सफल बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल है। और अपने हर समय के अनुसार आपका आज का बिजनेसमैन
और कल होके 2.5 करोड़ भी उसको शायद कम पड़ जाएगा। जब 10 वर्ष बाद की बात करें तो उसको 5 करोड़ की जरूरत हो जाएगी। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। केवल ऑफलाइन मार्केटिंग पर निर्भर नहीं रहना, ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क रखना। असफलता का डर व्यवसाय की प्रगति को रोक देता है। सबसे बड़ी ये भी बात है जरूरी कि जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे करें कि ना करें ये काम, इसमें तो ये खतरा है, वो ये खतरा है, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, तो उसके लिए आप जो आपको लगता है कि ये नहीं होगा उसको कैसे आप दूर करेंगे, इसका आप रोड मैप तैयार करिए, लिखित करिए, उसको राइटिंग में अपने पास उसको एक होमवर्क मान करके एक पन्ना एक कॉपी लीजिए, उस पर लिखिए कि किन चीजों से आपको डर लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, और तब आप जो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। फोन व्हाट्सएप पर ग्राहकों का संदेशों का उत्तर न देने से व्यवसाय अपने ग्राहकों को खो देता है। आपके पास जो भी लिखित शिकायत या मौखिक शिकायत ग्राहक आपको देते हैं उस पर आप रिप्लाई, फीडबैक यानी रिस्पांस जरूर दीजिए, यह बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अगला स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। सामान्य गलतियां हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। उद्यमी की A to Z फॉरम की समर्पण A to Z फॉरम दिव्यांगनों को कौशल विकास एवं उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाता है। यह प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक मेंटरशिप प्रदान करता है। यह लाभार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ता है। यह मंच डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्किंग एवं व्यवसाय विकास को बढ़ावा देता है। मिलकर हम समावेशी एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। कलेक्टिवली, जिसको कहते हैं कि मिलजुल करके हम डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में एक बहुत ही सशक्त माध्यम बन गया है। और डिजिटल मार्केटिंग का तो ये स्थिति हो गई है कि आप 1 रुपया अपना नहीं लगाते हैं, आप रिसोर्स प्रोडक्ट और रिसोर्स रॉ मटेरियल भी आप डिजिटल माध्यम से कनेक्ट करके नेटवर्किंग। आज के समय में मैं एक अपना अगर कहूं, मेरी बात को आप सभी, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे और उद्यमी हो, नेटवर्किंग इज बिजनेस एंड बिजनेस इज नेटवर्किंग। इसको आप अगर इंटरनलाइज कर लीजिए, अपने आप में साथ कर लीजिए, आप जितने लोगों से कनेक्ट रहेंगे उतने विचारों का आपका एक बैंक तैयार होगा, एक संग्रह तैयार होगा, और उसमें वैलिडेशंस होंगे। आप जो करना चाहते हैं, जो आपके अंदर मन में विचार आ रहा है, आपके अंदर जो कौशल है, आप जो कौशल प्राप्त कर सकते हैं, आपको उसको रुचि है उस क्षेत्र में, अपनी रुचि के अनुसार ही कौशल आप अपनाएं, और निश्चित रूप से आप उस कौशल को विकास करके, और रिसोर्स तो पैसा आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, वो भी डिजिटली आएगा, और डिजिटली ही वो आपका मार्केट में सेल भी होगा, मार्केट सर्वे भी होगा डिजिटली, और मार्केट फीडबैक भी आएगा डिजिटली। सो डिजिटल माध्यम आज एक इतना सशक्त माध्यम बन गया है व्यवसाय करने का कि थोड़ी सी आप अपने समय को नियोजित करें, टाइम को, कि सर्टेन टाइम्स में हम ये हमारे दिमाग में पेन डाउन, थोड़ा पेन और कागज कलम से एकदम परहेज करना सही नहीं होगा। मैं चाहे आप डिजिटली ही अगर अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में सेव करते हैं, अपने पॉइंट्स को लिखिए एक जगह, राइट इट डाउन, पेन इट डाउन, और उसको आप समराइज कीजिए, उसमें क्रिटिक करिए अपने आप, दूसरों लोगों से क्रिटिक करवाइए, और इस तरह से आप एक ऐसा ट्रेनिंग के टूल्स जो हैं, गवर्नमेंट के जो सपोर्ट हैं, उनसे अपने को जोड़ करके, और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे, अब यहाँ भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, सेंट्रल प्लास्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, सेंट्रल मेटल्स एंड अदर मटेरियल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया हुआ। तो हर एक उत्पाद के उन संस्थानों में प्रोटोटाइप्स, मशीन्स और उनके कार्य विधि बताई हुई। तो ये मैं इस स्लाइड से बाहर आपको बता रहा हूं कि आप थोड़ी सी अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, स्लाइड को क्लोज कर दीजिए। हाँ सर, बताइए जाए। तो स्लाइड को इसको कर दीजिए।
हाँ, सर ये बता दीजिए सर। हाँ सर सर। हो गया। तो सर मैं समझता हूँ कि आज का आप लोगों के साथ सेशन लाभप्रद रहा होगा। बहुत ही अच्छा था सर, वंडरफुल। और हम मिस कर रहे हैं आपको। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये लगातार ये सालों भर चलने वाला प्रोग्राम है। अभी हम लोग 14 दिन का चलाए हैं सर। जी तो आप और लोग ऐसे हों जो हम लोग को गाइड कर सके इन बच्चों को। तो जी। आपका अनुभव, और वो लोग जुड़े भी समर्पण इसमें एक मेरा अपना विचार होगा कि जैसे एक बहुत सारे आपके 200 400 500 जो भी हैं लोग, उसमें एक ग्रुपिंग कर लें अगर आप, एक एक, क्योंकि हर उद्यम यूनिक है, हर उद्यमी यूनिक है। तो सर सर उसको उस यूनिकनेस के साथ यूनिकनेस को मैचिंग करा करके एक पैकेज हम बना सकते हैं कि सर जिससे सर कि उसकी गुणात्मक और उसका वॉल्यूम उसको बढ़ाया जा सकता है और उसका उनको ज्यादा लाभ मिल सकता है। सर सर क्योंकि वैसा ही अब करेंगे। ये पहला, फूड प्रोडक्ट आज बनाने पांचवा वाले दिन है। जितने हैं, तो पांचवा फूड दिन है प्रोडक्ट वाले एक साथ आ जाएं एक मंच पर, तो सर। वो अपने आइडियाज को, अपने कैसे उनको मार्केटिंग करना है, कैसे पैकेजिंग करना है। भारत सरकार ने इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं। मैं थोड़ी सी बात कर लूं अपनी, 2 मिनट। निफ्टेम एक संस्था है, मैं दिल्ली में था तो नो सोनीपत में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और वहाँ बहुत सारी स्पेशलाइज्ड मशीन, 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है वहाँ फूड टेक्नोलॉजी पर। अभी कितना 400 करोड़ रुपए का भारत सरकार का उसमें लागत है। वहाँ मशीन्स हैं बहुत सारे, मुझे देखने का सौभाग्य मिला। वैसे ही सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है आगरा वगैरह में, और उसी तरह से यहाँ हाजीपुर में सेंट्रल प्लास्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी 22 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। कन्नौज में फ्लावर्स एंड फ्रेग्रेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो ये हमारे जूही, बेला, चमेली, ये सब रोज, इन सब के जो पुराने जमाने में जो सेंट आते थे और आज हम एरोसॉल से स्प्रे करते हैं। मुझे थोड़ा इस पर आप इसको आगे बढ़ाएंगे शायद, कि एरोसॉल आपके लंग्स को, फेफड़ों को हानि पहुंचाती है, केमिकल होते हैं और दे आर हार्मफुल फॉर द स्किन ऑल्सो, और आपके मेंटल स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं। दे ट्रेंड टू गिव यू ए काइंड ऑफ एक्सुबरेंस इन विच यू लूज योर मेंटल कंसंट्रेशन, वेयर सर एज। सर सर अभी थोड़ा वाइंड अप करके हम थोड़ा सा और करेंगे, क्योंकि 9 बजे से ठीक हमारा दूसरा क्लास चलता ठीक है ठीक है अलग का। ठीक है। सर बहुत का और बहुत लेंगे, दूसरे दिन जी। सर का क्लास लेंगे। बहुत बहुत तो धन्यवाद। और बहुत हम बहुत चाहते हैं जो हमारे कमल कुमार चौबे जी जी पूरे इस सेशन को अपना, क्योंकि वो अध्यक्षता कर रहे हैं, बताएं जी और क्या कमी रह गई है उनको। सर कमल कुमार चौबे जी। ठीक। बहुत बहुत हरिओम। नमस्कार। परम चौबे जी पावन नमस्कार। ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी संघ अंतर्गत बिहार पीडब्ल्यूडी संघ के साथ साथ एक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला प्लेटफॉर्म समर्पण के साथ साथ हम सबके संरक्षक डॉक्टर शिवाजी सर, एवं आज के कार्यक्रम में हमारे जो चीफ गेस्ट हैं माननीय आर के चंद्रा सर, आपके साथ साथ तमाम आगत तथागत बंधुओं का हार्दिक अभिवादन। बंधुओं, बड़े हर्ष की बात है कि हम विगत 5 दिन से लगातार जो है 1 से 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कला कौशल के माध्यम से चला रहे हैं। ये लगातार जो है 14 अगस्त तक लगातार अनवरत चलेगा। इसके माध्यम से दिव्यांगजनों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया समर्पण के माध्यम से, जिसमें दिव्यांगजन अपने कला कौशल को सीख करके आत्मनिर्भर बन सके। चूंकि दिव्यांगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो दिव्यांगजन जो है अपने घर में ही जो है उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म जो है बड़ा जबरदस्त है, और इसमें रोज दिन हमारे नए नए अभिभावक आकर के अपनी बात को रख रहे हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही लाभप्रद है। क्योंकि आज का जो 1.5 घंटे का जो कार्यक्रम चला, जिस प्रकार से आप लोगों ने बड़े मनोयोग पूर्वक धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को सुना, सर की बात को समझा जाना बड़ा अच्छा लगा। सर ने जिस
आसान और सरल तरीके से अपनी बात को रखा। मैं फिर से एक बार चंद्रा सर को जो साधुवाद प्रेषित करता हूं कि सर आपने जो है इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से समझाया, और अपेक्षा रही सर कि आप